Hello everyone, today we discuss practice set 7 for LT English. So guys, if you are preparing for UP LT Grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TGT, PGT, LT, GIC, UGC exam and now discuss practice set 7. So first है यहाँ पे the novel two virgins refers to ये जो नोबल है टू वर्जिन रेफर करता है चैस्टिटी ऑफ इंडियन वुमेन अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ट्रेडिशन सिंपल विलेज लाइफ एंड द आर्टिफिशियल मॉडर्न सिटी लाइफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी रेट एज प्रिजर्वर ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। किस चीज़ को ये रेफ़र करता है आपको ये बताना है, ठीक है। सो टू वर्जिन्स इज़ अ वेरी फेमस नोवेल बाई कमला मार्कंडेय, ठीक है। ये कमला मार्कंडेय का बहुत ही फेमस नोवेल है विच केम इन 1974, ठीक है। 1974 में ये पब्लिश हुआ था। कहीं कहीं इसकी जो ईयर है वो 1973 भी दे रखी है, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, 1973 1974। एंड ये उनका 8th नोवेल है, ठीक है, मतलब 8वां नोवेल है जिसमें कि उन्होंने मतलब जो सिटी लाइफ है और सिटी लाइफ और जो विलेज लाइफ है, ठीक है, उसमें कंट्रास्ट दिखाया है, ठीक है। ये जो कंट्रास्ट मतलब इनकी जो नोवेल्स होते हैं बेसिकली उनकी जो थीम है वही कंट्रास्ट, मतलब कंट्रास्ट रहता है उसमें। इंडियन लाइफ और सिटी लाइफ, ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरीके के कंट्रास्ट ये अपनी नोवेल में दिखाती हैं। तो इस नोवेल में भी दो बहनें हैं, ललिता एंड सरोजा, ठीक है, ललिता एंड सरोजा। इन दोनों बहनों के माध्यम से इन्होंने मतलब एक कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है, जैसे जैसे कि इनकी नोवेल्स की थीम रहती है। मतलब इनकी जो नोवेल्स होते हैं उनकी थीम रहती है ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, अर्बन लाइफ वर्सेस ये रूरल लाइफ। तो यहाँ भी इन्होंने वही दिखाया है, कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है ललिता और सरोजा के माध्यम से। जो ललिता है वो सिटी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जबकि जो सरोजा है यहाँ पर वो जो रूरल लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों बहनों के माध्यम से इन्होंने वो कंट्रास्ट दिखाने की यहाँ कोशिश की है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ट्रेडिशन सिंपल विलेज लाइफ एंड द आर्टिफिशियल मॉडर्न सिटी लाइफ, ठीक है। जो सिंपल विलेज लाइफ है और मॉडर्न मतलब जो सिटी लाइफ है उसका जो कंट्रास्ट है उन्होंने वो इस नोवेल में दिखाने की कोशिश की है बाई ललिता एंड सरोजा, ठीक है, दोनों बहनें हैं। और इस नोवेल के अंदर आपको बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे अम्मा, अप्पा और मिस मैंडोज़ा और एक यहाँ पे बुआ जी भी हैं अलमुलियू करके, ठीक है। तो ये इनका नोवेल है। और हाँ, एक और ध्यान रखना बात, जो कमला मार्कंडेय हैं ये कमला मार्कंडेय उनका पेन नेम है, ठीक है। कमला मार्कंडेय उनका पेन नेम है, जबकि उनका जो रियल नेम था कमला मार्कंडेय का वो था कमला परनैया टेलर, ठीक है। कमला परनैया टेलर इनका रियल नेम था। और ये जो अपने वर्क्स या फिर जो नोवेल हैं ये अपने पेन नाम कमला मार्कंडेय से लिखती थी, ठीक है। इंडिया में इनका जन्म हुआ था, इंडिया बॉर्न है ना, और बाद में ये यूके में सेटल हो गई। सो ये है कमला मार्कंडेय, है ना, और इनका ये नोवेल है टू वर्जिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर सर्टेन रिलीजियस फेस्टिवल्स मैन ऑफ द क्लेन becomes the living vessel for important claim spirit. The rituals involve elaborate costume and mask. These spirits are called, ठीक है। सो यहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात हो रही है कि यहाँ के जो लोग हैं, मतलब क्लेन के जो लोग हैं, ये क्लेन है जो ये मतलब ये फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे इलेबोरेट कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मास्क लगाते हैं, जैसे वो मास्क में जैसे मास्क पहन के डांस करते हैं, जो कोरोना में हम लोग मास्क लगाते थे वैसा ये मास्क लगाते हैं। और ये जो फेस्टिवल ये जो सेलिब्रेट करते हैं इसको क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ बताना है, ठीक है। ओज्यू, ओबी, इग्बू, इग्बू एंड ऑगबेंजे, ठीक है। सो ये सभी ऑप्शन है आपके, आपको बताना है कि वो कौन सा फेस्ट मतलब वो रिचुअल है जिसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्लीन, ये जो है आपका यूमोफिया ट्राइब, मतलब यूमोफिया के जो लोग हैं उस मतलब उस ट्राइब के जो लोग हैं उनको क्लीन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है यूमोफिया ट्राइब कहाँ पर आती है, ये यूमोफिया और मेबेंटा ये दो ट्राइब हैं। आपका ये जो नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है,
थिंग्स फॉल अपार्ट बाई चिनुआ एचबे, अ नाइजीरियन ऑथर। उनका बहुत ही फेमस नोवेल है, उनका मास्टर वर्क है ये चिनुआ, ये थिंग्स फॉल अपार्ट। वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा वो रिचुअल है जिसको ये लोग बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, सो ये इग्बू है, ये सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वो रिचुअल है जिसे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं इन द ऑनर ऑफ अर्थ डिटी। ठीक है, अर्थ डिटी, धरती माँ। धरती माँ को ये इनका जो फेस्टिवल है ये समर्पित है, उनके सम्मान में ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच सिंबल इज नॉट द पार्ट ऑफ द चिनुआ एचबे थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका थिंग्स फॉल अपार्ट से आ गया। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत ही फेमस नोवेल है, पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन इसमें से आएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये चिनुआ एचबे आपको पता ही है, नाइजीरियन ऑथर हैं, इनका ये वर्क है, इनका मैग्नम ऑपस इसको माना जाता है। इसका जो मेन प्रोटागोनिस्ट है वो मैंने आपको बताया था लास्ट सेट में कि वो कौन कबो है, मेन हीरो इसमें कौन कबो है। ठीक है, और इसके अंदर दो ट्राइब्स भी हैं, वो भी आप याद रखना। जैसे यूमोफिया ट्राइब, वो इन इसके जो लोग हैं उनको क्लेन बोला जाता है, जो हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये क्लेन। ठीक है, और एक है मेवेंटा ट्राइब है, जिसका लड़का आ जाता है, ये लेके आ जाता है इकमी फ्यूमा, उसका वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर करेक्टर है। सो वो याद रखना। यहाँ पर आपको बस ये बताना है कि इस वाले जो नोवेल में कौन सा सिंबल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, जैसे लोकस, फायर, ड्रम्स, लो। ठीक है, सो लोकस ये तो इनके गांव में आ जाते हैं। ये वो एक दल होता है, जैसे टिड्डे नहीं होते, उनको हिंदी में बोलते हैं टिड्डियों का दल। जैसे गर्मियों के मौसम में इनको अक्सर मैंने देखा है उड़ते हुए। तो ये इनका दल आ जाता है इनके गांव में। तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं इस दल को देखकर, इसको, क्योंकि ये खाते हैं, ये लोग इकट्ठा करते हैं। ये अफ्रीकन, ये चीनी लोग ऐसी चीज़ों को ही खाते हैं, कीड़े मकोड़े। तो ये लोग इसको खाते हैं। ठीक है, और जब वो वहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं तो ड्रम भी बजाते हैं। ठीक है, तो ड्रम का भी जिक्र है वहाँ नोवेल में। फायर भी ये जलाते हैं, फायर क्रिएट करते हैं, ड्रम बजाते हैं और फिर डांस करते हैं। तो ये सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर लू नहीं है। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लू is not the part of the Chinua Achebe things fall apart. So D is the right answer. Okay. Next है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4, हु इज द हीरो ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स का हीरो है, कौन है इसका हीरो? सुशीला, मालती, मोहन, चंद्रन। सो चंद्रन इज द हीरो ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट। और आपको पता है द बैचलर ऑफ आर्ट इज अ वेरी फेमस नोवेल बाय R.K. नारायण। ठीक है, R.K. नारायण उन्होंने अपनी एक ट्रायलॉजी लिखी थी, ना, जिसकी जिसका फर्स्ट नोवेल था स्वामी एंड फ्रेंड, विच केम इन 1935। मैंने बताया था फर्स्ट नोवेल था इस ट्रायलॉजी का स्वामी एंड फ्रेंड। सेकंड नोवेल था ये द बैचलर ऑफ आर्ट, विच केम इन 1937। एंड थर्ड नोवेल था इसका द टीचर। ओके, द टीचर, विच केम इन 1945। सो ये 3 नोवेल्स थे इनकी ट्रायलॉजी में, जिसका सेकंड है ये आपका बैचलर ऑफ आर्ट, जिसका हीरो है, जिसका मेन हीरो है चंद्रन। ठीक है, सो चंद्रन इज द हीरो ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट। एंड ये एक हिस्ट्री स्टूडेंट है, और कभी कभी इसके स्कूल का नाम भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रन किस कॉलेज में पढ़ता है। तो आप वो भी ध्यान रखना, अल्बर्ट मिशन कॉलेज। ठीक है, अल्बर्ट मिशन कॉलेज में ये पढ़ता है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ना यहाँ से अल्बर्ट मिशन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करता है। ठीक है, मालती नाम की लड़की से ये मतलब इसका ये प्यार करता है, लेकिन बाद में इसकी जो शादी है वो सुशीला नाम की लड़की से हो जाती है इस नोवेल में। ठीक है, सो ये चंद्रन की कहानी है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रन बिकम सन्यासी नियर डैश टेम्पल। ठीक है, तो चंद्रन जो कि अभी मैंने आपको बताया कि बैचलर ऑफ आर्ट का ये हीरो है, मेन किरदार है इस नोवेल का। ठीक है, ग्रेजुएशन करता है ये अल्बर्ट मिशन कॉलेज से, और हिस्ट्री का स्टूडेंट है। फिर ऐसी क्या वजह हो जाती है कि सन्यासी बन जाता है? तो ये सन्यासी क्यों बन जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? ये एक्चुअली चंद्र है, जो चंद्रन है, ये मालती नाम की इस लड़की से प्यार करता था, और इसकी इससे कुंडली नहीं मिल पाती। सो कुंडली ना मिलने की वजह से इसको इसका प्यार नहीं मिलता, तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, सो मतलब ये सोचता है कि मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये हमारे भाग्य का निर्धारण करेंगे। मतलब पहले होता था ना इंडिया में कि समाज में ये दिखाया जाता था कि लड़के और लड़कियों की कुंडली मिल जाती थी, तभी उनकी शादी की होती थी।
तो वो इंडियन समाज में क्या चलता है, क्या मतलब सोसाइटी में होता है, वो चीज़ यहाँ पे आर के नारायण ने दिखाने की कोशिश की है कि चंद्रन जैसा लड़का जो मॉडर्न है, ग्रेजुएट है हिस्ट्री में और इतने अच्छे स्कूल से पढ़ाई करता है, लेकिन उसकी जो कुंडली वगैरह ना मिलने की वजह से उसकी जो शादी है उस लड़की से हो नहीं पाती, तो वो एस्ट्रोलॉजी से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये शादी ना हो पाना और ये जो कुंडली ना मिलने की वजह से ये क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी बिकम्स द कॉज ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन, ये जो एस्ट्रोलॉजी उसकी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है, तो वो सन्यासी बन जाता है। लेकिन बाद में फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर से वो घर पे आ जाता है, और उसके जो फादर एक बहुत अच्छी, मतलब मालती से भी अच्छी लड़की उसके लिए ढूंढ के लाते हैं, सुशीला, उससे उसकी शादी करा देते हैं और फिर वो एकदम नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। तो ठीक है, ये चंद्रन यहाँ पर है हीरो इस कहानी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पटेल रंगे गौड़ा वॉज दी, पटेल रंगे गौड़ा था, क्या था ये? टाइगर ऑफ द विलेज, सरदार पटेल ऑफ द विलेज, वोट ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये जो पटेल रंगे गौड़ा है, ये करेक्टर है आपका जो नोवेल है कंठपुरा बाई राजा राव। ठीक है, एंड केम इन 1938, 1938 में ये पब्लिश हुआ था। राजा राव एक इंडियन इंडियन नोवेलिस्ट हैं और उनका ये बहुत ही फेमस नोवेल है कंठापुरा, जहाँ से जिसमें ये करेक्टर है पटेल। तो जैसे नाम में ही लिखा है ना पटेल, तो इसको क्या है कि ये गांव का सरदार पटेल इसको कहते हैं लोग बात। ठीक है, सरदार पटेल माना जाता है इसको गांव का, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल आदमी है, लैंडलॉर्ड है, और इसको टाइगर ऑफ द विलेज भी कहा जाता है। सो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है 7। रंगे गौड़ा टू सेटल्ड इन डैश विद अदर प्यूपिल, काशीपुर, कंठापुरा, मैसूर, अयोध्या। तो ये जो रंगे गौड़ा है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं पटेल, इसको मतलब सरदार पटेल, मतलब ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांव का सरदार पटेल कौन है। तो रंगे गौड़ा गांव का सरदार पटेल भी है, गांव का ये टाइगर भी है। ठीक है, और ये सेटल कहाँ हो जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये सेटल हो जाता है बाकी लोगों के साथ भी। तो बाकी लोग कहाँ सेटल हो रहे हैं इस गाँव के, कहीं ना कहीं सेटल हो रहे होंगे। तो ये जो कंटोपुरा गांव है, इसमें क्या हो रहा है कि ये उस समय महात्मा गांधी का मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड भारत छोड़ो मतलब कई सारे आंदोलन भारत में चल रहे थे, तो महात्मा गांधी उनको लीड कर रहे थे। तो इस गाँव के जो लोग हैं ना, वो महात्मा गांधी की जो फिलोसफी है ना, उसको यहाँ ये अपना रहे हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये जो गांव है इसकी सेटिंग तो साउथ इंडिया, एक साउथ इंडिया का जो विलेज है कंटापुरा वहाँ पर है। तो ये लोग इनडायरेक्टली महात्मा गांधी को मान रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि इस गांव के अंदर आग लग जाती है। ठीक है, तो आग लगने की वजह से ये सारे के सारे जो गांव के वासी हैं, है ना, ये सब काशीपुर में जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर रंगे गौड़ा भी कहाँ जाएगा, इन्हीं लोगों के साथ जाएगा भाई, अपने अपने गांव वालों के साथ ही रहेगा। तो ये भी वहीं चला जाता है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, काशीपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड जिम कैसी टेक एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ये जो जिम कैसी है, ये कैसे अपनी पोजीशन का एडवांटेज लेता है। ऑप्शंस हैं आपके, लेबर मैनिपुलेशन, एल्कोहल बोटलिंग, सेक्सुअल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट। ठीक है, कैसे फ़ायदा ये लेता है, ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये जो जिम कैसी आपको पता ही है, मैंने बताया था, ये जो द ग्रेप ऑफ रेथ, ये जो नोवेल है जॉन स्टीन बैक का, है ना, जो 1939 में उनका आया था, और 1900 मतलब 1940 में उसके लिए उन्हें दो दो अवार्ड मिले थे। बुकर अवार्ड मैंने बताया था मिला था, एक पुलित्ज़र प्राइज़ भी इसके लिए इन्हें मिला है, द ग्रेप ऑफ द रेथ के लिए। ठीक है, और जॉन स्टीन बैक हैं, उनका ये नोवेल है। तो उसमें एक करेक्टर आता है जिम कैसी, जो कि फॉर्मर प्रीचर है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कौन है, इसका प्रोफेशन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोड़ देता है उस प्रोफेशन को। पहले स्टार्टिंग में जब नोवेल शुरू होता है, ये मतलब नोवेल के शुरू होने से पहले ये एक प्रीचर था, यानी कि रिलीजियस वॉइस ऑफ द नोबल इसे मतलब दिखाया गया है। लेकिन बाद में ये गिव अप कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या अपनी पोजीशन का कैसे एडवांटेज लेता है। सो सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए कैसे ये एक मतलब पहले एक रिलीजियस वॉइस था इस नोवेल में, मतलब प्रीचर था जो उपदेश देता था, और कैसे अब यहाँ पे ये एडवांटेज ले रहा है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द मर्डर टॉम जॉर्ज कमिटेड। ठीक है,
सो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है टॉम जॉर्ज से रिलेटेड। ठीक है, टॉम जॉर्ज ने एक मर्डर किया है। ठीक है, मतलब ये जो ये जो नोवेल है ना, ये वही है अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, जॉन स्टीनबेक का ग्रेप ऑफ द रेथ। तो इसका जो मेन हीरो है वो टॉम जॉर्ज है। और जब ये नोवेल ओपन होता है तो ये पैरोल पर आता है। ठीक है, ये जेल से रिहा होकर मतलब रिलीज होकर आ रहा होता है पैरोल पर। और क्योंकि इसने एक आदमी की मतलब एक आदमी की हत्या की है, मर्डर किया है। तो उस मर्डर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है, नॉट ट्रू। ठीक है, सो ही वॉज स्टेप्ड, ही वॉज अटैकिंग अ फैमिली मेम्बर, ही हिट हर ओपोनेंट विद अ शॉवल, ही वॉज इन अ फाइट। ठीक है, सो ही वॉज अटैकिंग अ फैमिली मेम्बर, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ फिश डज सैंटियागो फर्स्ट कैच। ठीक है, कौन सी फिश सैंटियागो फर्स्ट टाइम कैच करता है, पकड़ता है। ठीक है, सो आपको पता ही है अर्नेस्ट हिमिंग्वे का नोवेल है ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, वहाँ पर ये कैरेक्टर है सैंटियागो, ओल्ड क्यूबन फिशरमैन। ठीक है, जिसे कोई 84 डेज से कोई फिश नहीं मिली है, स्ट्रगल कर रहा है, फिश पकड़ रहा है वो, है ना। और फिर 85th डे वो ग्रेट वॉल की तरफ निकल जाता है, लंबा फिश पकड़ने के चक्कर में। ठीक है, अब उसको भूख लगती है, तो जब भूख लगती है तो वो खाने के लिए सबसे पहले पकड़ता है एक टूना फिश। ठीक है, टूना मछली, इसको ये खाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि वो कौन सी फिश है जिसको वो खाता है। क्योंकि पकड़ता तो ये मर्लिन फिश को है ना। तो मर्लिन, आपको पता है कि मर्लिन बहुत ही बड़ी मछली होती है, 18 फीट 18 फीट लॉन्ग ये मछली होती है ना। ये जो मर्लिन है जिसको ये पकड़ता है, इससे के साथ इसका दिन रात स्ट्रगल दिखाया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, लेकिन ये खाने के लिए इसको पकड़ता है। ठीक है, सो टूना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन ऑर्डर टू हेल्प हिमसेल्फ कैच द फिश व्हाट डज सैंटियागो डू। सो ठीक है, फिश पकड़ने के लिए सैंटियागो करता है, क्या करता है, ही प्रोमिसेस टू पे मोर अटेंशन टू मैनोलिन, ही डिसाइड टू रिसाइट 10 हेल्स। ठीक है, तो फिश पकड़ने के लिए वो अपने आप से प्रॉमिस करता है, ही डिसाइड टू रिसाइट 10 हेल्स, मैरीज एंड 10 आवर फादर्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12, व्हाट इज द थीम ऑफ द नोबल द स्कारलेट लेटर। ठीक है, ये नोबल है आपका, इसकी थीम बतानी है आपको, क्या थीम है यहाँ पर। सो सोसाइटी, रिलीजन, फेमिनिज्म, ऑल ऑफ द एबव। सो रिलीजन भी है यहाँ पर, सोसाइटी भी है, फेमिनिज्म भी है, सभी थीम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट है 13, द स्कारलेट लेटर इज द मार्क ऑफ। ये जो लेटर है स्कारलेट, ये किसका सिंबल बन जाता है, इसका मार्क बन जाता है, ऑनेस्टी, विचरी, सिन, लव। सो द स्कारलेट लेटर इज द मार्क ऑफ विचरी, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जैक बिकम्स लीडर ऑफ हिज ट्राइब बाय। ठीक है, ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है विलियम गोल्डिंग का नोवेल है। ठीक है, इसमें बच्चों की कहानी है, मैंने बताया था 6 से लेके 12। ठीक है, 6 to 12 ईयर्स ओल्ड बच्चों का ग्रुप है इसके अंदर, जो जिसको एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, निर्जन आइलैंड पर ये बच्चे रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उन्हीं की कहानी है। तो यहाँ पे जो जैक है ये लीडर बनता है अपनी ट्राइब का, कैसे। ठीक है, सो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे, एन ओपन इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा, विथ चेयर बेकिंग हिम, एंड स्टीलिंग द कॉन्च फ्रॉम रैफ, या फिर वो रैफ से कौन चुरा लेता है, कौन होता है संघ। ठीक है, ये जो संघ है ना, यहाँ पर संघ मतलब संघ से डिसाइड होता है कि कौन किसका क्या, कौन लीडर बनेगा, कौन बोलेगा, कौन डिसीजन लेगा। तो ये जो राफ है इसके पास ही संघ कौंच रहता है। तो ये जो राफ है ना, यही इन बच्चों का लीडर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस बताए जा रहे हैं आपको कि स्टीलिंग द कॉन्च फ्रॉम राफ, वो राफ से उसको चुरा लेता है। फोर्सिंग रोजर टू जॉइन हिम, रोजर को वो फोर्स करता है ज्वाइन करने के लिए। लीविंग राफ ग्रुप एंड इनवाइटिंग अदर टू जॉइन देम। तो वो क्या करता है कि पहले जो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ना, ये दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम तो क्या होता है कि ये जो राफ है, जो मेन हीरो है इसका, लीडर है इसमें, ये राफ है। ठीक है,
इसके पास कौंच होता है, कौंच मतलब शंख, और इसी वजह से ये लीडर है, क्योंकि इसमें ये डिसाइड किया गया है कि जिसके पास शंख होगा वही लीडर होगा। तो राफ लीडर रहता है इस ग्रुप का, बच्चों के ग्रुप का। लेकिन ये जो जैक है, ये क्या करता है कि ये इस ग्रुप को छोड़ देता है और बाकी और भी वहाँ आइलैंड पर बच्चे हैं उनको अपनी टीम में इनवाइट कर लेता है। इस तरीके से ये जो ग्रुप है ये डिवाइड हो जाता है दो दो टीम में। एक टीम का फिर लीडर राफ रहता है और एक टीम का जैक। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो रैफ है, ये है ना आपका सिविलाइजेशन का प्रतीक है, क्योंकि इसकी जो थीम है नोबल की वो सिविलाइजेशन वर्सेस सैवरी मतलब सैवेजरी है। मतलब ये सभ्यता का प्रतीक है, और ये जो जैक है, ये जो लड़का है जैक, ये दुष्ट है ना। तो ये सैवेजरी का प्रतीक यहाँ पे दिखाया गया है इस नोवेल में। अब पता है आपको, विलियम गोल्डिंग का है, 1954 में ये आया था। ठीक है, 1954 में आया, और इसमें 12 चैप्टर हैं इस नोवेल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है 16, विच करेक्टर सर्व टू ट्रांजिशन द रीडर फ्रॉम पीटर्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टू रेजिया। द नर्स, द मार्चिंग बॉयज, द स्ट्रीट सिंगर, इजाबेल पोल। सो the street singer serves to transition the reader from Peter's stream of consciousness to Razia. So C is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर है 17. Into what does Septimus imagine that he sees a dog transforming? A Dragos, a man, a nurse, a doctor. ठीक है, सो अ मैन, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सेप्टिमस आपका आता है, ये वर्जीनिया वुल्फ का जो नोवेल है मिसेस जॉलोवे, जिसमें ये सुसाइड कर लेता है। सो ठीक है, नेक्स्ट है ये 18 है यहाँ पर। वेयर डज एस्टेला लिव व्हेन शी गोज अब्रॉड? ठीक है, एस्टेला कहाँ रहती है? एस्टेला कहाँ रहती है जब वो अब्रॉड जाती है? तो आपको पता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है ये एस्टेला, जिससे प्यार करता है पिप, और ये अब्रॉड जाती है तब कहाँ रहती है? फ्रांस में रहती है, स्पेन में रहती है, क्रीमैनी में रहती है, या बॉस्टन में रहती है? तो ये रहती है फ्रांस में। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट एक्सीडेंट बिफॉल्स मिस हैविसम बिफोर हर डेथ? ठीक है, मतलब मरने से पहले इनके साथ मिस हैविसम, पता है ना आपको, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो इनके साथ क्या एक्सीडेंट होता है? सी इज थ्रोन फ्रॉम अ हॉर्स, हॉर्स से गिर जाती हैं। शी फॉल्स फ्रॉम अ विंडो, विंडो से गिर जाती हैं। अ टेबल क्रशेज हर लेग्स, एक टेबल उनके पैर मतलब क्रश कर देती है। या शी इज़ बर्नड इन अ फायर, फायर, तो वो आग में जल जाती हैं। ठीक है, आग से जल जाती हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20, वाई डज नॉट बिंगली विजिट जैन वाइल शी इज़ इन लंदन? ठीक है, ये जो बिंगली है ये जैन से मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता जब वो लंदन में होती है, ये बताना है आपको। ठीक है, सो बिंगली आपको पता है प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाय जेन ऑस्टिन, एंड जैनी आपको पता है बेनिट, जो फैमिली है उसकी सबसे बड़ी बेटी है जिसको ये लाइक करता है। इसको पता क्यों नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके। लेडी कैथरीन फॉरबिड हिम फ्रॉम गोइंग, लेडी कैथरीन उसको जाने से मना करती है। डर्सी एडवाइजेज हिम अगेंस्ट इट, डर्सी मतलब उसको एडवाइस देता है कि ना मिले वो। ही डज नॉट नो दैट शी इज़ देयर, या वो उसको पता ही नहीं है। ही थिंक्स दैट जैनी डज नॉट लाइक, सो उसको पता ही नहीं है एक्चुअली कि वो वहाँ पर आई हुई है, उसे ये पता ही नहीं है कि जैनी आई हुई है, इसलिए वो नहीं जाता उसके पास मिलने। ही डज नॉट नो दैट शी इज़ देयर। सो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 21, वॉट इवेंट इंटरप्ट एलिजाबेथ वेकेशन विद दी गार्डिनर्स? ठीक है, सो कौन सी वो इवेंट है जिसकी वजह से जो एलिजाबेथ है उसके वेकेशन इंटरप्ट हो जाते हैं? है ना, तो कौन सी घटना है? सो लिडिया इलोपमेंट विद विक्रम। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा। लिडिया का जो एलोपमेंट है, ये भाग जाती है विक्रम के साथ, तो ये जो इवेंट है ना, ये इसकी जो वैकेशन है एलिजाबेथ की उसको रुइंड कर देती है, इंटरप्ट कर देती है। ठीक है,
नेक्स्ट है 22, व्हाट इज़ द क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस इन द केस अगेंस्ट द कैप्चर्ड रफियन। ठीक है, सो क्या वो एविडेंस है जो ये जो रफियन है इसको ये रफियन जो है रफियन के खिलाफ मिल जाता है। अ गोल्ड पीस विद ए रिबन गिवन टू जोसेफ बाई फैनी, और जोसेफ लिवरी, अ लव नोट फ्रॉम मिसिस स्लिप स्लोप, जोसेफ हैंडकरचीफ। ठीक है, सो ये यहाँ पर क्या है, अ गोल्ड पीस विद अ रिबन गिवन टू जोसेफ बाई फैनी। क्या है ये, अ गोल्ड पीस विद अ रिबन गिवन टू जोसेफ बाई फैनी। ठीक है, तो ये गोल्ड पीस रिबन है जो जोसेफ को दिया था, मतलब फैनी को जोसेफ ने दिया था। वो एक एविडेंस मिल जाता है, तो पता चल जाता है कि फैनी जो है यहाँ पर है। मतलब इसको किडनैप कर लिया जाता है फैनी को, इसमें जोसेफ एंड्रयूज़, ये जो नोवेल है बाई हेनरी फील्डिंग। ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज़ एक नोवेल है, हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। वहाँ पर इसकी लवर है फैनी, फैनी को किडनैप कर लिया जाता है। तो ठीक है, तो वहाँ ऐसा कौन सा एविडेंस मिलता है जिसकी वजह से इसकी पहचान होती है, तो ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट 23, वाई इज़ मिस्टर एडम गोइंग टू लंदन। ये मिस्टर एडम्स लंदन क्यों जाते हैं, ये बताना है आपको। टू प्रोक्योर अ लिविंग फॉर हिज एल्डेस्ट सन, टू एस्केप मिसिज एडम्स से बचने के लिए, टू मीट विद हिज बिशप, टू पब्लिश हिज सरमन। ठीक है, तो ये लंदन जाते हैं अपने जो सरमन्स हैं, ठीक है, सरमन्स को पब्लिश कराने के लिए ये लंदन जाते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24, द रेवन मॉसेस रेफर टू हीवर, द गोल्डन कंट्री, ग्रीन पैस्चर, sugar candy mountain, candy cowshed. So the river Moses refers to sugar candy mountain. So C is the right answer. नेक्स्ट है 25, इन ड्रीम चिल्ड्रन एलिस इज। ड्रीम चिल्ड्रन में एलिस है, क्या है एलिस, लैम्स मदर, लैम्स वाइफ, लैम्स डॉटर, लैम्स सिस्टर, कौन है ये एलिस। नेक्स्ट है 25, इन ड्रीम चिल्ड्रन एलिस इज। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन में एलिस है, कौन है एलिस, लैम्स मदर, लैम्स वाइफ, लैम्स डॉटर, लैम्स सिस्टर, कौन है ये। सो ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है, आपको पता है ये आपका चार्ल्स लैम है, ठीक है, जिनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस बोला जाता है। उनका बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, सॉरी ऐसे है, ऐसेस्ट है ना वो। तो उसमें उन्होंने अपने ड्रीम चिल्ड्रन से वो अपनी कहानी बताते हैं वहाँ पर। तो उनकी ड्रीम मतलब जो ड्रीम जो बच्चे हैं उनके, मतलब काल्पनिक बच्चे हैं, उनमें से एक बच्ची का नाम है एलिस, और जो बेटा है इनका काल्पनिक वो है जॉन। ठीक है, मतलब रियल बच्चे नहीं है वो। उनकी दिन में क्या होता है कि बैठे बैठे अपने ऑफिस में केबिन में आँख लग जाती है, ऐसे ही कुर्सी पर सो जाते हैं वो, और फिर ये कहना फ्लैशबैक में वो चले जाते हैं, मतलब एक सपना देखते हैं वो दिन में। कहते हैं ना दिवा स्वप्न जो होता है, दिन का सपना। दिन में एक सपना देखते हैं कि वो मतलब बैठे हुए हैं और उनको कुछ उनके बच्चों ने आके घेर लिया है कि कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ पापा। तो वो कहानी सुनाने लग जाते हैं अपने बच्चों को, अपनी दादी माँ की। ठीक है, तो फिर कहानी सुनाते सुनाते ही वो अपने सारे लाइफ के इंसिडेंट उसमें वो उन बच्चों को बताते जा रहे हैं एक एक करके। ठीक है, क्या मतलब उनकी दादी कैसी थी, वो कैसे थे बचपन में, वो क्या करते थे, उनका भाई कैसा था जॉन, और उनकी बिलव थी एक एलिस। तो अपनी बिलवर्ड एलिस के बारे में भी वो उन बच्चों को बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका जब सपना टूटता है तो वो बच्चे भी वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे क्या थे कि उनके रियल बच्चे तो थे ही नहीं, वो ड्रीम चिल्ड्रन थे। नाम है ना, जैसे जैसे कि ऐसे का नाम है ड्रीम चिल्ड्रन, तो वो बच्चे मतलब इमेजिनरी बच्चे थे उनके। तो जब उनकी आँख खुलती तो वो पाते हैं कि वो बच्चे भी गायब हो गए। तो ठीक है, वहाँ पर ये जो एलिस है उनकी बेटी का नाम है। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 26, हु स्पीक, कौन बोलता है, आई नो द मीनिंग बट आई हैव लॉस्ट माई रीज़न। हु स्पीक, क्लोपेट्रा, वेंटिडियस, एंटोनी, अलेक्सा। ठीक है, सो यहाँ पे एंटोनी बोलता है, एंटोनी स्पीक, आई नो द मीनिंग बट आई हैव लॉस्ट माई रीज़न। सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एंड ये ऑल फॉर लव से है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑल फॉर लव, a famous play by
जॉन ड्राइडन, ठीक है। 1678 में ये पब्लिश हुआ था, 77 में इन्होंने लिखा था, 1677 में लिखा था। सो ठीक है, ये सभी करेक्टर हैं वहाँ पे। वेंटिडियस है, एलेक्जा है, एंड क्लोपेट्रा एंड एंटनी। नेक्स्ट है 27, हु स्पीक द इपीलॉग ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव। तो ठीक है, जॉन ब्राइडन का है, वही क्वेश्चन है वहीं से ये, कि यहाँ पे इपीलॉग कौन बोलता है। इपीलॉग आपको पता ही है कि जो एंड में जब राइटर कुछ एंड में बोलना चाहता है, अपने ऑडियंस को बताना चाहता है, तो ठीक है, उस नोट को हम एपीलॉग बोलते हैं। तो यहाँ पे माइरिस, एंटोनी, सेरापियोन, एलेक्सा। सो ये सेरापियोन है, ठीक है, सेरापियोन यहाँ पर एपीलॉग बोलता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ध्यान रखना। नेक्स्ट है 28, ऑल माई सन्स इज ए। ठीक है, ये ऑल माई सन्स क्या है? एन एपिक, एपिक है ये, या गेट नोवेल है, या सोशल ट्रेजेडी है, या सोनेट है? सो ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है, सोशल ट्रेजेडी है। सो सी इज द राइट आंसर। ऑल माई सन्स इज अ प्ले बाई आर्थर मिलर। ओके, 29 है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटेन मिसेस जॉलोवी। मिसेस जॉलोवी किसका वर्क है आपको बताना है। ओ हेनरी, रिचर्ड राइट, वर्जीनिया वुल्फ, जोसेफ एडिसन। ठीक है, सो ये वर्जीनिया वुल्फ का नोबल है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द लाइन्स दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज रिटन बाय। ठीक है, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? कि वो लोग भी मतलब सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपना टर्न आने का वेट करते हैं। ठीक है, सो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाई जॉन मिल्टन। ठीक है, हमने कल ही पढ़ा था कि जॉन मिल्टन की दो वर्क आपके सिलेबस में है। एक तो पैराडाइज लॉस्ट की जो फर्स्ट बुक है, एंड आप इनकी एक सोनेट है, पेटारकन सोनेट है, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये लाइन ली गई है, ठीक है, कि वो लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी आने का वेट मतलब इंतज़ार करते हैं। ठीक है, सो जॉन मिल्टन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31, बाइजेंटियम। ठीक है, बाइजेनियम लिख दिया है यहाँ पे, बाइजेंटियम है ये। बाइजेंटियम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। तो ये किसका ओल्ड नेम है आपको बताना है। कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल, लंदन, पेरिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, सो कॉन्स्टेंटिनोपल और या फिर बोलो इस्तांबुल, हिंदी में इस्तांबुल। ठीक है, इसका ये पुराना नाम है। नेक्स्ट है 32, यू आर अ रोमांटिक इडियट। नेक्स्ट टाइम आई होप यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल गर्ल ऑफ 17 एंड अ वुमेन ऑफ 23, हु सेड। ठीक है, तो तुम एक रोमांटिक इडियट हो।
नेक्स्ट है 32, यू आर अ रोमांटिक इडियट। नेक्स्ट टाइम आई होप यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल गर्ल ऑफ 17 एंड अ वुमेन ऑफ 23। ठीक है, सो हु सेड, किसने कहा है ये। ठीक है, सो कभी कभी तो इतना ही आ जाता है, यू आर अ रोमांटिक इडियट। ठीक है, ये आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन, वहाँ से ये जो लाइन है ली गई है। ठीक है, तो कभी इतना ही आ जाता है और कभी पूरा भी आता है। ठीक है, तो ये रायना बोलती है, रायना इन आर्म्स एंड द मैन, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33, विच प्ले ऑफ शॉ इज एन अटैक ऑन मिलिट्री हीरोइज्म एंड आइडलिस्टिक ग्लोरी ऑफ वार एंड वॉरियर्स। ठीक है, कौन सा प्ले है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो एक मिलिट्री हीरोइज्म के ऊपर अटैक है और आइडलिस्टिक ग्लोरी, जो वार की आइडलिस्टिक ग्लोरी है उसके ऊपर। ठीक है, सो यही है आपके सिलेबस में है। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, जिसमें ये रायना है। सो यही है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, आर्म्स एंड द मैन, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज पद्मिनी डू व्हेन द मेन कट देयर हेड ऑफ। ठीक है, पद्मिनी क्या करती है जब लोग अपना मतलब हेड ऑफ कराते हैं, बाल कटवाते हैं। शी किल्स हर सेल्फ, शी ट्राइज टू किल हर सेल्फ बट काली स्टॉप हर एंड हेल्प्स टू ब्रिंग द मैन बैक टू लाइफ, ड्रोन नन ऑफ दिस। क्या करती है वो। सो सी ट्राइज टू किल हर सेल्फ, वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है बट काली स्टॉप। काली यहाँ पर ठीक है देवी है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये हे वंदना वहाँ से लिया गया है, वहाँ पे ये बाल कट करवाने की ये रस्म है। तो ये कहाँ पर होती है, काली मंदिर है वहाँ पर, एक काली का मंदिर मतलब काली टेम्पल। सो वहाँ पर ये रस्म होती है। सो वो अपने आप को मतलब मारने की कोशिश करती है बट काली स्टॉप हर, वो उसे रोकती हैं एंड हेल्प्स टू ब्रिंग द मैन बैक टू लाइफ, और वापस लोगों को लाइफ में लाने के लिए उसको हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट है 35, हु स्पीक्स द यूलॉजी स्लीप ब्लेस्ड पेयर। स्लीप ब्लेस्ड पेयर यहाँ पर किसको कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्लीप ब्लेस्ड पेयर यहाँ पर एंटनी और क्लोपेट्रा है। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग पेयर है वो, और दोनों एक साथ मर जाते हैं, है ना। तो ये नाटक जो है ट्रेजेडी में बदल जाता है। और आपको पता है कि जो शेक्सपियर का प्ले है एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा, उस पर इन्होंने ड्राइडन ने रीवर्क किया है, उसी को मतलब उसी प्ले का ये रीवर्किंग है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑल फॉर लव इसका नाम है, जबकि इसमें कहानी वही है एंटोनी एंड क्लोपेट्रा की। तो इस लाइन को मतलब ये जो यूलॉजी है, यूलॉजी आपको मैंने बताया था लास्ट वाले सेट में कि गुड गुड सेइंग, यानी कि ये हो ना ये होता है क्या कहते हैं उसको, प्रशंसा करना किसी की, है ना। तो मरने के बाद ये जो प्रशंसा की जाती है उसको यूलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है सेरापियन, ये इसको बोलता है। ठीक है, जब वो दोनों मर जाते हैं एंटोनियो क्लोपेट्रा, तो उनको बोलता है स्लीप ब्लेस्ड पेयर। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36, हु एज्यूम्ड वेरियस डिसगाइजेज इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, कौन है जो बहुत सारे जो डिसगाइजेज हैं उनको एज्यूम कर लेता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। सो आपको पता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाई जो बैन जॉनसन। ठीक है, सो यहाँ पे कौन ये करता है, एडवर्ड नोवेल, ब्रेन वॉर्म केव करता है, या जस्टिस एलिमेंट, कौन करता है ये। ठीक है, सो ब्रेन वॉर्म assumed various disguises in every man in his humor. Next है 37, in the play the Harry F. Yang played a role as, ये किसका रोल यहाँ पर करता है हैरी एप में, ऑनर ऑफ द शिप, कैपिटलिस्ट, अ सेलर ऑफ द शिप, नन ऑफ दिस। तो ये यहाँ पर सेलर है। ठीक है, सेलर ऑफ द शिप, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38, ही अकम्पनीड मी वेयर एवर आई वेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश आपको करना है ट्रांसलेट, कि वह मैं जहाँ भी गया वह मेरे साथ मैं जहाँ कहीं गया वह मेरे साथ रहा। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 39, प्यूपिल मैरिड, लोग शादी करते हैं बिकॉज, क्यों करते हैं, देयर सेक्सुअल एपिटाइट हैड टू बी सेटिस्फाइड एंड देयर मस्ट बी समबडी टू मैनेज द हाउस। ठीक है,
तो लोग शादी करते हैं क्योंकि उनकी एक सेक्सुअल एपिटाइट होती है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। एंड देयर मस्ट बी समबडी टू मैनेज द हाउस, और एक रीज़न ये भी होता है, दूसरा रीज़न ये होता है कि कोई उनके घर को मैनेज मतलब करने वाला होना चाहिए, ये सोच के वो लोग शादी करते हैं। देयर वॉज नथिंग डीपर देन दैट इन एनी मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप, और एक मैन और वुमेन के रिलेशनशिप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। सो द इंग्लिश टीचर waiting for Mahatma, the guide, the Bachelor of Arts. So the lines are taken from the Bachelor of Arts. So G is the right आंसर, ठीक है। आप इसकी ईयर याद रखना, 1937 में आया है, आपके सिलेबस में है। फर्स्ट पार्ट इसका आपको पता है, ये स्वामी एंड फ्रेंड था जो 1935 में आया, और इंग्लिश टीचर भी इसी ट्रायोलॉजी का पार्ट था जो 1945 में आया था। एंड द गाइड इनका बहुत ही फेमस वर्क है जिसपे देवानंद की जो मूवी बनी है, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, ठीक है। 2000 शायद या 2007, 2000 के आसपास, मतलब ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें द गाइड के लिए मिला है। और ये जो पार्टिकुलर नोवेल है ये 1960 में आया था इनका, ये बहुत ही फेमस है, इसके ऊपर मूवी बनी है जो, ठीक है, देवानंद वाली। और ठीक है, नेक्स्ट है 40। After about 8 months of wandering, Chandran reached a village in Sand district. Okay, ठीक है। 8 महीनों तक लगभग वो घूमता रहता है, एंड फाइनली वो एक विलेज में पहुंच जाता है। विच विलेज, कौन सा विलेज है वो? कूपल, कपिलेश्वर, सैंड, नन ऑफ दिस। तो ये कपिलेश्वर है, ठीक है। कपिलेश्वर विलेज के अंदर ये एक सन्यासी बन के वहाँ पे रहता है। और आपको पता ही कि सन्यासी बनने की वजह क्या है? जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी बिकम द कॉज ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसकी शादी मालती से नहीं हो पाती है, एंड वो एक सन्यासी बन जाता है, जबकि एक ग्रेजुएट है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसके बावजूद। 41 है, इन दी नोबल कंठापुरा देयर पॉपुलर स्लोगन वर, ठीक है। कंठापुरा नोबल में आपको पता ही है कि गांधी जी की फिलोसफी अपनाई जा रही थी, वो लोग जो गांधी जी कर रहे थे वही सब कर रहे थे ये लोग अपने गाँव में। तो कौन से स्लोगन हैं जो वो ये लोग बोलते हैं? महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम, भारत माता जिंदाबाद। तो ये लोग महात्मा गांधी की जय बोलते हैं क्योंकि महात्मा गांधी को अपना आइडल मान रहे हैं, ठीक है। तो पहला भी सही है। और वंदे मातरम ये तो था ही इनका फेमस स्लोगन भारतीयों का, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42। इन द नोवेल कंठापुरा द एस्टेट वॉज री इन्फेस्टेड विद, ठीक है। कंठापुरा में जो एस्टेट है वो किससे संक्रमित हो जाता है? रैट्स, फ्रॉक्स, पॉइजनस स्नेक, या वाइल्ड बीस्ट, कौन है वो? ठीक है, सो ये पॉइजनस स्नेक हैं, जहरीले सांप। उससे क्या होता है कि जो एस्टेट है वो आपका इन्फेस्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 43। वेयर डिड लेडी बूबी रिटर्न आफ्टर द मैरिज ऑफ जोसेफ एंड फैनी इन जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है। सो जोसेफ एंड्रयूज भी बहुत ही फेमस वर्क है, वही हेनरी फील्डिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि जोसेफ और ये फैनी ये आपस में, मतलब ये जोसेफ फैनी जो है जोसेफ की बिलवड है, ठीक है। तो लेडी बूबी कहाँ पर वापस लौट के आ जाती हैं? इनकी शादी के बाद, इनकी शादी हो जाती है इस नोवेल के अंदर पेरिस, रोम, फ्रांस एंड लंदन। सो ठीक है, वो लंदन वापस आ जाती हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और ये जो जोसेफ है इनका फुटमैन है, सर्वेंट है लेडी बूबी का। नेक्स्ट है 44। मिस हैविसम यूज्ड वन फीमेल कैरेक्टर एज ए मीन्स ऑफ अ रिवेंज अपॉन द मेल सेक्स, आइडेंटिफाई द फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। तो मिस हैविसन क्या है कि उनको अपने फियोन्से से ना एक्चुअली क्या होता है, धोखा मिलता है। तो वो जो जितनी भी मेल पूरी जाती है उससे उनको चिढ़ है, मतलब मतलब नफरत है उन्हें आदमियों से। तो वो एस्टेला को अपना ये जो नफरत है, अपना जो ये बदला है, इसके लिए यूज़ करती हैं एक तरीके से, ठीक है। तो कौन सी है वो फीमेल यहाँ पर, वो आपको बतानी है। एस्टेला, स्टेला, क्लेरा, बडी। तो ये एस्टेला है, ठीक है, जिससे पे प्यार करता है। लेकिन ये इसलिए नहीं उसको बता पाती क्योंकि ये मिस हैविज्म चाहती हैं कि मतलब ये जो मेल जाती है इसको मतलब प्रताड़ित किया जाए, तो ये इसको एज ए वेपन यूज़ करती हैं, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45। इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हु सैड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आपको पता है विलियम गोल्डिंग है ना। तो इसमें कौन कहता है ये? वी मे स्टे हेयर टिल वी डाई। रेफ बोलता है, साइमन बोलता है, पिग्गी बोलता है, जैक बोलता है।
So this statement is said by Piggy. So C is the right answer. नेक्स्ट है यहाँ पर 46, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ठीक है, ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये मतलब इसको कई सारी ये एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी ने इसको लिखा है, खुद खुद अपनी बायोग्राफी मतलब। नेक्स्ट है 46, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ठीक है, ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये पहली बार पब्लिश हुई थी। आपको बताना है गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, यानी किस लैंग्वेज में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। और वो गुजरात के थे। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी जो वहाँ की जो उनकी भाषा है गुजरात की, उसमें इसको लिखा है गुजराती, और फिर इसके बाद ही कई सारी भाषाओं में ये ट्रांसलेट हुई है इनकी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है 47, व्हेन डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट हिज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन्होंने कब इसको पूरा कर लिया था, ये आपको बताना है। सो 1930, 1933, 1935, 1929। सो इन सो इन 1935, ठीक है, 1935 में उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया था। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48, आई लव यू एंड रेस्पेक्ट यू वेरी मच बट आई विल किल यू। ओके, मैं तुम्हें मार दूंगा, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं तुम्हें मार दूंगा। यू डैड बिफोर दिस डे एंड। ठीक है, दिन से इस दिन के ख़त्म होने से पहले तुम मर जाओगी। हु सैड एंड टू होम। सो कौन कहता है ये। सो ये लाइन जो है, मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में सैंटियागो, ये जो है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके एमसीक्यूज कराए थे, वहाँ भी हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन कि ये सैंटियागो बोलता है। ठीक है, जो सैंटियागो है, वो बड़ी वाली जो फिश पकड़ लेता है ना, मर्लिन, उसको रेस्पेक्ट पे करता है, उसको मतलब रेस्पेक्ट शो करता है वो, कि मैं तुम्हारा बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, बट क्या करूँ, अब तुम्हारा शिकार मैंने किया है तो तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। तो वो वाली बात ये यहाँ पे कहता है। तो सेंटियागो टू फिश, फिश टू सेंटियागो, सेंटियागो टू मैनोलिन, तो सेंटियागो टू फिश, और फिश वही है यहाँ पे मर्लिन, ठीक है, जो 18 फीट है, 18 फीट लंबी है। 49 है, विच फिश डज सेंटियागो ईट इन द डीप सी। ठीक है, तो ये तो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया है कि कौन सी फिश खाता है। सैंटियागो जब फिश पकड़ता है, मर्लिन, उसको पकड़ने से पहले एक फिश खाता है, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, वो काफ़ी थक चुका था, तो वो टूना फिश पकड़ता है और उसको खाता है। ठीक है, टूना। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 50, विच टू करेक्टर्स डज हैंचर्ड सीक्रेटली मीट एट द रिंग। ठीक है, सो कौन से वो दो करेक्टर्स हैं जिनसे हैंचर्ड सीक्रेटली, चुपचाप से मिलता है रिंग में, है ना। एलिजाबेथ जैन एंड लूसेटा, सुसैन एंड एलिजाबेथ जैन, या फिर सुसैन एंड लूसेटा। ठीक है, तो ये जो रिंग है, ये जो प्लेस है रिंग, यहाँ पे वो सीक्रेटली दो फीमेल से मिलता है। एक तो है सुसैन, जो उसकी प्रीवियस वाइफ है, और एक लुसेटा के साथ उसके सब रिलेशन रहते हैं। तो लुसेटा से भी वो जब छुप छुप के मिलता था तो यहीं पर मिलता था, और बाद में जब सुसन वापस लौट के आ जाती है तो सुसन से भी वो वहीं मिलता है, क्योंकि पब्लिकली वो अभी वो मेयर बन चुका है ना, तो वो किसी को ये बताना नहीं चाहता कि ये उसकी वाइफ है। 51 है यहाँ पे, व्हेन सुसन एंड एलिजाबेथ जैन फर्स्ट अराइव इन कास्टरब्रिज वेयर डू दे स्टे। ठीक है, तो ये जो माँ बेटियाँ हैं, सूसन एंड एलिजाबेथ, ये फर्स्ट टाइम जब कास्टर ब्रिज पहुँचती हैं, ठीक है, आपको पता है कास्टर ब्रिज में ये जो हैंचर्ड है, मेयर बना हुआ है वहाँ पे, तो ये लोग इससे मिलने कास्टर ब्रिज आती हैं। तो फर्स्ट टाइम वो लोग कहाँ रुकती हैं, एट माइकल स्टेट, कॉटेज ऑन हाई स्ट्रीट, द किंग्स आर्म्स होटल, द थ्री मैरिनर्स इन। सो ये जो एक सराय है, ठीक है, इनका मतलब होता है सराय। ठीक है, सो थ्री मैरिनर्स इन में ये रुकती हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 52, हाउ डू सुसैन एंड माइकल प्लान टू रिन्यू देयर रिलेशनशिप।
ठीक है। सुसैन एंड माइकल अपनी रिलेशनशिप को रिन्यू करने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं? दे विल लेट एलिजाबेथ एंड क्रिएट अ प्लान, दे डिसाइड टू टेल द टाउन देयर सीक्रेट, दे डिसाइड टू गो देयर सेपरेट वेज, माइकल शुड कोर्ट द विडो प्रॉपरली। ठीक है, सो डी वाला जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है 53, दी एम एम्पी थिएटर ऑफ कास्टरबेज इज यूजुअली अ प्लेस वेयर lovers, pupil with secret, boy playing cricket, city council man। ठीक है, तो ये जो है ना एमपी थिएटर, ठीक है, तो यहाँ पर लोग मिलते हैं प्यूपिल विद सीक्रेट, यानी कि जो जो लोग सीक्रेटली मिलते हैं, छुपके छुपका के लोगों से, जो छुपते छुपाते यहाँ पर मिलते हैं, वो हैं यहाँ, मतलब वो लोग यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 54, इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस हाउ डिड एलिजाबेथ गो टू बिंगली हाउस। ठीक है, ये जो नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस बाय जेन ऑस्टिन, इस नोवेल के अंदर ये जो करेक्टर है, मतलब मेन हीरोइन है नोवेल की, एलिजाबेथ, ये जाती है बिंगली के घर। कैसे जाती है? ऑन अ हॉर्स जाती है, ऑन फुट जाती है, बाई या कैरिज जाती है, घोड़ा गाड़ी मंगाती है, मतलब या कार से जाती है, कैसे जाती है? सो ऑन फुट। ठीक है, ऑन फुट एलिजाबेथ गो टू बिंगली हाउस, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55, in the novel Pride and Prejudice, Mrs. Bennet suggested to her daughter Jenny to go to Bingley's residence। ठीक है, इस नोवेल में जो मिसेस बैनेट हैं, ठीक है, मिसेस बैनेट जो ये जो बहनें हैं, ये जो डॉटर्स हैं, इनकी मदर माँ हैं ये। ठीक है, मिसेस बैनेट, तो ये सजेस्ट करती हैं अपनी बेटी जैनी को बिंगली से घर जाने के लिए। क्या सजेस्ट करती हैं कि कार से जाओ, या फिर कैरिज से जाओ, या ब्लॉक कार्ट से जाओ, या फिर हॉर्स बैक पे जाओ? तो ये कहती हैं कि जाओ, तुम हॉर्स पे चढ़कर जाओ। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर, ऑन ए हॉर्स बैक। नेक्स्ट है 56, दो और दो चार होते हैं, इसकी आपको इंग्लिश बनानी है। सो टू एंड टू मेक फोर, सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है ये, और सिंपल प्रेजेंट में भी क्या है, ये फैक्ट है कि दो और दो चार ही होते हैं, कभी आठ नहीं होते हैं ना। तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा, टू एंड टू मेक फोर। नेक्स्ट है 57, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नोवेल द ग्रेप्स ऑफ रेथ। सो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, माँ जॉर्ड, पा जॉर्ड, जॉन जॉर्ड, टॉम जॉर्ड। सो टॉम जॉर्ड इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नोवेल द ग्रेप ऑफ द रेथ बाय स्टीनबैक। ओके, सो टॉम जॉर्ड है ना, ये जो जॉर्ड फैमिली है, उसका ही छोटा बेटा है, और इस फैमिली का सबसे फेवरेट है ये, है ना, और यही इसका मेन प्रोटागोनिस्ट है। ठीक है, इसके फादर हैं पा जॉर्ड, है ना, मतलब पापा को पा जॉर्ड ही रख दिया इन्होंने नाम, और माँ का नाम इन्होंने माँ जॉर्ड ही रखा है, और जॉन जॉर्ड ये इसका भाई है। ठीक है, नेक्स्ट है 58, हु इज़ द गवर्नर इन द नोवेल द स्कारलेट लेटर। ठीक है, तो गवर्नर कौन है? गवर्नर का आपको नाम बताना है इस नोवेल के अंदर, जो स्कारलेट लेटर है, जिसमें प्राइन हेस्टर है, जो स्कारलेट वियरर है। सो डिम्सडेल, बेलिंगहम, चिलिंगवर्थ, नन ऑफ दिस। सो आपको पता है कि डिम्सडेल तो इसका फ्रेंड है। ठीक है, जो प्राइन हेस्टर है उसका फ्रेंड है, और ये जो चिलिंगवर्थ है उसका हस्बैंड है, जिसके लिए क्वेश्चन आता है कि जो चिलिंगवर्थ है वो प्राइन हेस्टर से उम्र में कितना बड़ा है, मतलब बड़ा है या छोटा है, क्या है? तो काफ़ी बड़ा है उससे उम्र में, और डिम्सडेल से उसके रिलेशनशिप हैं। और यहाँ पे जो बेलिंगम है, ये बेलिंगम यहाँ पे गवर्नर है इस नोवेल का। ठीक है, सो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, द नोवेल मिसेस डॉलोवे इज सेट इन, इसकी सेटिंग कहाँ है इस नोवेल की, मिसेस डॉलोवे की? ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का नोवेल है, पेरिस में है, लंदन में है, रोम में है, आयरलैंड में है। सो वेयर इज द सेटिंग ऑफ मिसेस डॉलोवे? सो इन लंदन, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 60, हु इज अवॉर्डेड एनिमल हीरो सेकेंड क्लास द नोवेल एनिमल फॉर्म, पैट ट्रेवन, बॉक्सर, डीप शीप, मॉली,
एनिमल हीरो का अवार्ड ये किसको मिलता है इस नोवेल में एनिमल फॉर्म में? सो डी डैड शीप, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डैड शीप है ना, ये शहीद हो जाती है। सो इसको मतलब ये लोग सम्मानित करते हैं ये लोग। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ये अलग गरी है और इसमें सब कुछ मैंने बताया है इसके बारे में। ठीक है, मतलब इसमें मतलब ये जो है एनिमल फार्म जानवरों का घर है। इसमें ये जो जानवर होते हैं ये इसका जो मालिक है मिस्टर जॉन्स उसको खदेड़ के बाहर कर देते हैं। ठीक है, फिर अपना ये जो इसका नाम पहले मैनर फार्म हुआ करता था एनिमल फार्म का, उसका नाम बदल के ये एनिमल फार्म करते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। ठीक है, फिर वो जो युद्ध होता है इन जानवरों का आपस में, वहाँ पर एक जो शीप होती है वो मर जाती है। तो इस शीप को ये लोग है ना क्या क्या घोषित करते हैं, मर्टायर, कि शहीद हुई है। ये जो भेड़ थी ये शहीद हो गई है युद्ध के दौरान। होता है ना कि युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं उनको शहीद आप डिक्लेयर करते हो, तो वही है, वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 61, हु इज़ द सन ऑफ ओकैन कवो इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, ओकॉन कवो का बेटा कौन है इस नोवेल में थिंग्स फॉल अपार्ट? ठीक है, तो आपको पता है ओकॉन कवो इज़ द हीरो इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। एंड इसका जो बेटा है वो है नवोय। ठीक है, नवोय जो है अपने फादर को पसंद नहीं करता, यानी कि ये जो कौन का वो है इसको ये डिसलाइक करता है एंड बाद में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, और एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि थिंग्स फॉल अपार्ट, इस ये जो टाइटल है ना, ये जो डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम है सेकंड कमिंग, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, चिनुआ एजमेन है। नेक्स्ट है 62, इन द वेस्ट लैंड इन वॉट सीजन डज द पोइम बिगिन? ठीक है, तो ये जो पोइम है शुरू होती है, ये कौन सा सीज़न दिखाती है? फॉल, विंटर, स्प्रिंग, समर। सो ये स्प्रिंग दिखाती है। ठीक है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। ठीक है, ये जो ओपनिंग लाइन है इस पोइम की, इसमें 5 सेक्शन है। ठीक है, बरियल ऑफ द डेड और गेम ऑफ चेस। ठीक है, फिर है सरमन, पता नहीं वो है फायर ऑफ सरमन, है ना। 4 है फिर डेथ बाय वाटर। एंड 5th सेक्शन में है थंडर्स, थंडर वॉट द थंडर सैड। इस तरीके से ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है इनकी पोइम टी एस इलियट की वेस्टलैंड। ठीक है, तो स्प्रिंग से इसकी जो है पोइम बिगिन होती है। नेक्स्ट है 63, इन द वेस्टलैंड व्हाट डू ऑल दी सिटीज जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना एंड लंदन साइटेड इन सेक्शन 5 हैव इन कॉमन? ठीक है, तो इन सभी शहरों का नाम टी एस इलियट ने लिया है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 मैंने बताया ना कि सेक्शन जो 5 है इस पोइम का उसका नाम है वॉट द थंडर सैड। तो वहाँ पर इन शहरों का नाम लिया गया है, किस कॉन्टेस्ट में लिया है ये आपको बताना है। तो ऑल वर डेस्ट्रॉयड और फेल इनटू मॉरल डिके, क्योंकि ये सभी जो शहर हैं ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर इन शहरों का क्या हो चुका है, डिके हो चुका है। कैसा डिके? मॉरल डिके, मतलब हिंदी में बोलें तो नैतिक पतन। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 64, वेयर डज स्टैनली किक गोल्डबर्ग नियर द एंड ऑफ एक्ट 2 पार्ट 2? ठीक है, जो एक्ट 2 है और उसका जो पार्ट 2 है वहाँ पर जो स्टैनली है गोल्डबर्ग को किक मारता है। जब ये एंड हो रहा होता है प्ले, तो कहाँ पर किक मारता है? द आर्म, द स्टोमच, द लेग, द हेड। स्टोमच में। ठीक है, तो ये एब्सर्ड प्ले है, आपको बताया है ना, हेरोल्ड पिंटर का, जिसमें ये स्टैनली इसको ये लोग परेशान करते हैं आके और कुछ मतलब क्लियर ही नहीं होता नाटक के एंड में, तो ऐसे ही होते हैं एब्सर्ड प्ले। तो ये स्टोमच में लात मारता है। ठीक है, स्टैनली। और नेक्स्ट है 65, वॉट डज पैटी एक्सक्यूज हिमसेल्फ टू डू एट द एंड ऑफ एक्ट 2 पार्ट 1? सो मीट फ्रेंड्स, प्ले पोकर, टेंड टू हिज गार्डन, प्ले चेस। ठीक है, सो क्या करता है पैटी? तो वो चेस खेलता है। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 66, इन द वेस्टलैंड द क्लेयर वॉयंट इज नेम्ड मैडम सोसोस्टी, मिसिस पोचर, एल्डस हक्सले, विवियानी। सो ये तो वाइफ का नाम है, टी एस इलियट की वाइफ का नाम था विवियानी। ठीक है, और ये जो क्लियर वॉइंट जो वुमेन है लंदन में, ये है मैडम सोसोस्टी। ठीक है, मैडम सोसोस्टी एक वुमेन है जो क्लियर वॉइंट है, मतलब लोगों का फॉर्चून बताती है, फॉर्चून टेलर है बेसिकली ये, मतलब भविष्य के बारे में बताती है। नेक्स्ट है 67, इन द वेस्ट लैंड मिस्टर यूगेंडिस
इज़ अ पोइट, मर्चेंट, फिल्म मेकर, विच डॉक्टर, कौन है ये? सो इन द वेस्टलैंड मिस्टर यूगेंडिस इज़ ए मर्चेंट, ठीक है, सायरन मर्चेंट है ना, तो ये आता है एक लाइन में। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68, आई ब्रॉट हिम डैश विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, ठीक है, मैंने उसे डिफ़िकल्टीज़ के साथ ब्रॉट किया है। यहाँ पे कौन सा वर्ड, मतलब फ्रेजल वर्ब, ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। सो अबाउट, इन, अप, राउंड, सो यहाँ पे आएगा अप, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रॉट है ना, ब्रॉट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, पालन पोषण करना। तो वो कह रहा है, वो कह रही है कि आई ब्रॉट हिम विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, तो आई ब्रॉट हिम अप विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, मतलब मैंने उसे बहुत कठिनाइयों के साथ उसका पालन पोषण किया है, उसको पाला है। 69 है, द नेम ऑफ चंद्रन फादर इज़, चंदन के फादर का नाम क्या है? चंद्रन आपको पता है, रटवा दिया ही मैंने आपको इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चंद्रन के फादर, चंद्रन इज़ द हीरो ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट, आर के नारायण, ठीक है। मालगुडी सेटिंग है इसकी, अ फिक्शनल लैंडस्केप क्रिएटेड बाय आर के नारायण इन हिज नॉवेल्स, ओके। सो मालगुडी में है ये, मालगुडी मतलब सेटिंग है इस नोवेल की। आप इसके फादर का नाम बताना है। ये है H.C. वेंकटचला अय्यर, कृष्णा स्वामी, गजापति, नन ऑफ दी। सो ये S.C. वेंकटाचला अय्यर हैं, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे याद रखना, H.C. मतलब क्या होगा, ये हाई कोर्ट की है ना, शॉर्ट फॉर्म हो गई एक तरह से। H माने हाई और C माने कोर्ट। तो ये जज हैं, इसके जो फादर है ना, बाई प्रोफेशन कौन है, जज। तो जज कहाँ मिलते हैं आपको, हाई कोर्ट में मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं, तो ऐसे याद रखना H.C. 70 है, वॉट नेम डज चंद्रन गिव टू द गर्ल ही लव्स इन द बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। सो चंदन, जो बैचलर ऑफ आर्ट में चंदन जिससे प्यार करता है, उस लड़की का नाम क्या है? लक्ष्मी, सुशीला, मालती, नन ऑफ दी। सो मालती, ठीक है, मालती इज़ द नेम, is the name of the girl whose, so मालती इज़ द नेम ऑफ द गर्ल जिसको ये जो चंद्रन प्यार करता है इन बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। इससे सरयू नदी पर ये मिलता था। बाद में क्या होता है, इसकी कुंडली नहीं मिलती है ना, जो एस्ट्रोलॉजर है वो, उसका जो इसमें रोल है वो कह देता है, तो फिर ये बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है चंद्र, और सन्यासी बन जाता है। 71 है, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल, है ना, मटेरियल रादर देन डैश एडवांसमेंट। तो वो मटेरियल, आपको पता है ये मटेरियल होता है भौतिक, ठीक है, और वो लोग मटेरियल को इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन स्पिरिचुअल, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 72, ऑनर एंड प्लीजर, रेपुटेशन, सेम, प्रोग्रेस, अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शन। तो ऑनर और ये जो ऑनर और ये शर्म, ये कैसे मिलती है इंसान को, उसके खुद के कर्म से मिलती है, ठीक है। अच्छा काम करोगे तो ऑनर मिलेगा, बुरा करोगे तो शर्म मिलेगी। हु कॉल्स पोर्सिया दिस मॉर्टल ब्रीदिंग सेंट, एंटोनियो, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, बेसेनियो, नन ऑफ दी। सो ये प्रिंस ऑफ मोरक्को है, ठीक है। आपको पता है प्रिंस ऑफ मोरक्को ये सूटर हैं पोर्सिया के, बेसेनियो, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ अरागोन, ये सब इससे शादी करने आते हैं। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो वो है जो गोल्ड की कास्केट चुनता है, ठीक है। 3 कास्केट सीन है यहाँ पे, तो ये इससे बोलता है दिस मॉर्टल ब्रीदिंग सेंट। नेक्स्ट है 74, वोट अकॉर्डिंग टू पोर्सिया ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो पोर्सिया के अनुसार क्या है वो जो हेवन से जेंटल, जैसे हेवन से जेंटल रेन, मतलब जैसे हेवन से बारिश की बूंदें गिरती हैं, बिल्कुल वैसे ही नेचुरली वो लोगों के हृदय में रहती है। वो क्या चीज़ है, क्वालिटी ऑफ मर्सी। तो क्वालिटी ऑफ मर्सी बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह होती है, जो नेचुरली फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्सिया कह रही है, मतलब क्वालिटी, मर्सी की क्वालिटी को उसने बताया है। 75 है, व्हाट इज़ द पीस फ्रॉम द पेपर पैटी रीड्स अलाउड इन एक्ट 1 पैरा 1 रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये जो प्ले है हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, वहाँ से ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो पैटी है वो क्या पढ़ता है, अ कॉमिक, द क्लासिफाइड, अ बर्थ अनाउंसमेंट, ठीक है, बर्थ अनाउंसमेंट पढ़ता है वो, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 76,
व्हाट काइंड ऑफ सीरियल डज पैटी ईट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ठीक है, तो ये क्या खाता है जब प्ले शुरू होता है। तो मैंने बताया था कि जो प्ले का ओपनिंग सीन है वो पैटी एंड मैग जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों अपना चाय नाश्ता मतलब कर रहे होते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग का और बातें कर रहे होते हैं। तो ये कॉर्नफ्लेक्स ले रहा होता है अपने ब्रेकफास्ट में। ठीक है, मैग बना के लाती है इसके लिए ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स। नेक्स्ट है 77, हाउ डज राइटिंग हेल्प अ मैंस पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू बेकन। तो बेकन का आपको पता है कि इंग्लिश एसएसटी रूप में इनको जाना जाता है। इनके दो ऐसे आपके सिलेबस में है, ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टडीज़। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उन्होंने मतलब ऑफ स्टडीज़ में स्टडी के बारे में बताया है कि स्टडी कैसे इंसान को बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। तो कह रहे हैं कि राइटिंग क्या है मतलब हेल्प करती है क्या बनाने में। It make him a full man, it make him a ready man, it make him a perfect man और it make him an exact man। तो जो राइटिंग है ना वो एग्जैक्ट मैन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, और जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट बनाती है ना, इस तरीके से। और रीडिंग क्या बनाती है, रीडी बनाती है इंसान को। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग टाइप्स बताए हैं। नेक्स्ट है 78, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट है 78, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज़ द चीफ यूज़ ऑफ डिलाइट इन हिज ऑफ स्टडीज़। ठीक है, तो उन्होंने चीफ यूज़ क्या बताया डिलाइट का अपनी स्टडीज़ में। ठीक है, मैंने बताया ना ऑफ स्टडीज़, ये ऐसे का नाम है। ठीक है, ये ऐसे है इनका। तो इसमें इन्होंने क्या यूज़ बताए हैं डिलाइट के। इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, इज़ इन जजमेंट डिस्कोर्स डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। सो इन इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। ठीक है, जो प्राइवेटनेस मतलब जब हम प्राइवेट अकेले में क्या जब हम ये जो है बुक वगैरह पढ़ते हैं या नोवेल पढ़ते हैं कोई, तो ये हमें क्या प्रदान करती है, डिलाइट देती है। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 79, द रेवेलियन वॉज डैश इन नो टाइम। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब से आपसे पूछा जा रहा है कि द रेवेलियन मतलब क्या आएगा यहाँ पर, पुट अप, पुट इन, पुट ऑफ, पुट डाउन। सो द रेवेलियन वॉज पुट डाउन इन नो टाइम। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द फ्रेजल वर्ब पुट डाउन वुड बी यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। ठीक है, ऊपर जो सेंटेंस दिया है वहाँ पर पुट डाउन फ्रेजल वर्ब आएगा। इट मीन्स रेबेलियन वॉज पुट डाउन, मतलब ये जो विद्रोह था वो पुट डाउन हो गया, मतलब क्या हो गया, वो खत्म हो गया, कुचल दिया गया या सप्रेस हो गया इंग्लिश में कहें तो, इन नो टाइम। जो मतलब विद्रोह क्या हो गया, दबा दिया गया। नेक्स्ट है 80, इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप वी हैड टू कॉल द। ठीक है, जब हमारे पाइप लीक्स करने लग जाते हैं हमारे घर में तो हम किसको बुलाते हैं, सो कारपेंटर को बुलाते हैं, बढ़ई होता है ये तो है ना। और इलेक्ट्रीशियन, ये तो बिजली जब खराब होगी तब बुलाएंगे। ठीक है, प्लम्बर को बुलाएंगे। ठीक है, जब हमारे पाइप्स लीक करेंगे तो हम किसको बुलाएंगे, प्लम्बर को। और जब हम घर बनवाएंगे तो उसकी डिज़ाइन के लिए हम किसको बुलाएंगे, आर्किटेक्ट को। नेक्स्ट है 81, वॉट हैपन्स टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज। ठीक है, लेडी मैकबेथ को क्या होता है जब वो मरने से पहले। तो आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन आपका मैकबेथ से लिया गया है। अ ग्रेट ट्रेजेडी बाई विलियम शेक्सपियर। ठीक है, उनकी 3 प्ले आपके सिलेबस में है। सो एक तो मैकबेथ है, एक मर्चेंट ऑफ वेनिस है और एक है आपका 12th नाइट। तो ये मैकबेथ से लिया गया है। ठीक है, सो ये जो लेडी मैकबेथ है ये क्या करती है मरने से पहले। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, सी इज़ प्लेग्ड बाई फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, शी इज़ हॉन्टेड बाई द होस्ट ऑफ डंकन, शी सीज हर चिल्ड्रन किल्ड इन बैटल, शी सीज हर चिल्ड्रन किल्ड बाई मैकबेथ। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 82, आपको पता ही होगा ना कि लेडी मैकबेथ ने डंकन का जो मर्डर था वो सब कुछ प्लान किया था। तो मर्डर करने के बाद इसकी जो कंडीशन है ना लेडी मैकबेथ की, वो ख़राब हो जाती है। कहते हैं ना बुरे कर्मों का तो बुरा ही फल मिलेगा। तो इसकी जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि इसको स्लीप मतलब नींद में चलने लग जाती है, हाथ धोती रहती है हर समय, उसको लगता हर समय ऐसा लगता है कि उसके हाथों पे ब्लड लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये बेचारी हो जाती है और फिर फाइनली ये मर जाती है। नेक्स्ट है 82, हु किल्स लॉर्ड शिवार्ड सन।
ठीक है, ये जो लॉर्ड सिवार्ड है इसके बेटे को कौन मारता है? तो यहाँ पे एक ही मर्डरर है इस प्ले के अंदर, मैकबेथ। मैकबेथ हत्यारा बन गया है, ठीक है। मतलब जो इसकी एम्बिशियस है, ये इसका हेमरेशिया है ना। अपनी एम्बिशियस को पूरा करने के लिए इसके रास्ते में जो भी आता है ये उसको मारता चला जाता है। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैकबेथ किल्स लॉर्ड शिवार्ड सन। नेक्स्ट है 83, व्हाट डज सीटाडेल मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम fortress occupied by soldiers? So A is the right answer. Next है 84, O wind, if winter comes can spring be far behind? ठीक है, the mood of the poet is, एक लाइन है ये आपकी जो और टू द वेस्ट विंड पोइम है पीबी शैली की, उसमें वो बोलते हैं ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि जब विंटर आते हैं तो क्या उसके पीछे स्प्रिंग नहीं आता? ठीक है, यहाँ पर शैली एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं वेस्ट विंड से कि विंटर के बाद स्प्रिंग भी तो आता है, तो इनका क्या मतलब है? ये जो लाइन है ये शैली का कौन सा मूड दिखा रही है? पैसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, रियलिज्म, डिटर्मिनेशन? तो वो ऑप्टिमिज्म को दिखाती है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड को वो दिखाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि चाहे जितनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जितना बड़ा अंधकार आपके पास आपकी लाइफ में है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। ऐसी कोई रात नहीं बनी जिसके बाद उजाला ना हो, सुबह ना हो जिस रात की। और ऐसा कोई विंटर नहीं है जिसके बाद स्प्रिंग ना आता हो, ठीक है। तो कैसा मूड हो गया यहाँ पे पोइट का? पॉजिटिव, ऑप्टिमिज्म। 85 है, हुज अनसीन प्रेजेंस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पोएम और टू द वेस्ट विंड? ठीक है, तो यहाँ पर किसकी अनसीन प्रेजेंस, मतलब किसकी अनसीन प्रेजेंस की बात हो रही है इस पोइम के अंदर और टू द वेस्ट विंड? घोस्ट, डेड लीव्स, वेस्ट विंड, एनचेंटर। ठीक है, एनचेंटर आपको पता होता है जादू, जो भूत प्रेतों को भगाता है। डेड लीव्स, तो यहाँ पे वेस्ट विंड की बात कर रहे हैं पीबी शैली, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो अनसीन प्रेजेंस है। नेक्स्ट है 86, व्हाट फीचर ऑफ द पोर्ट्रेट इज पार्टिकुलरली स्ट्राइकिंग? ठीक है, सो जो पोर्ट्रेट है ना, जो पोर्ट्रेट है उसका कौन सा फीचर्स है जो स्ट्राइकिंग है? स्ट्राइकिंग यानी कि अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा ध्यान खींचने वाला है, ध्यान केंद्रित करने वाला है। हैंड्स, नेक, आईज, माउथ। तो यहाँ पे लास्ट डचेस की बात हो रही है, ठीक है। जो क्वीन का पोर्ट्रेट है उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87, हु नरेट्स द पोएम माई लास्ट डचेस? इस लास्ट डचेस को नरेट कौन करता है? ठीक है, आपको पता ही है माई लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन पोइट हैं, और ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसका मास्टर उनको माना जाता है। सो ठीक है, द ड्यूक नरेट द पोएम माई लास्ट डचेस, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 88, वॉट डज मिल्टन सोल विश? ये मिल्टन की शोल क्या विश करती है? हिज शोल विशेज टू अर्न मोर मनी, टू सर्व हिज वाइफ बाई राइटिंग पोइट्री, टू सर्व गॉड बाई नॉट राइटिंग एनी मोर पोइट्री, टू सर्व गॉड बाई राइटिंग ग्रेट पोइट्री? क्या विश है उनकी? सो वो अपना जो उनके अंदर जो टैलेंट है पोइट्री का, उससे वो ईश्वर, मतलब ईश्वर की ऐसी बेहतरीन रचना क्रिएट करना चाहते हैं जो ईश्वर के लिए वो अपना मतलब जो टैलेंट है या पोइट्री है उसको समर्पित करना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने एपिक लिखा था, और एपिक में उन्होंने भगवान का रास्ता बताया लोगों को। ठीक है, सो टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करना चाहते हैं बाई राइटिंग ग्रेट पोइट्री, महान पोइट्री लिख के। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 89, lest the returning child, how does the line allude to the Bible story of talent? So the master in the parable of talent rebuked the servant for keeping his talent gold coin useless. So A is the right answer. Next है यहाँ पर 90, a poem in which epic conventions are subverted is? ठीक है, ऐसी पोइम जिसमें जो एपिक की परंपराएं हैं उनको सबवर्ट कर दिया जाता है, वो कौन सी पोइम है? सब एपिकल पोइम, एंटी एपिकल पोइम,
मोकिंग एपिक या मोक हीरोइक पोइम, मोक हीरोइक एपिक। सो मोक हीरोइक एपिक के अंदर क्या होता है कि जो एपिक की कन्वेंशंस होते हैं उनको सबवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि एपिक क्या है आपका, ठीक है, एपिक आपको पता है कि एपिक में क्या कन्वेंशंस होते हैं, है ना, महान उसके अंदर हीरो होता है और सीरियस टॉपिक होता है, इलेबोरेटेड स्टाइल होती में लिखा जाता है, जबकि मोक हीरोइक एपिक बहुत ही ट्रिवियल सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, वहाँ पे मोक होता है, मतलब उसकी सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो इनको उल्टा दिखाया जाता है इसके अंदर। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 91, अ लॉन्ग लिरिक पोइम सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, एक लॉन्ग लिरिक लिरिक पोइम की बात हो रही है जो सब्जेक्ट मैटर उसका कैसा, सीरियस, सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, ई एलिवेटेड इन स्टाइल, और स्टाइल में क्या है वो एलिवेटेड है, यानी कि बहुत अच्छा स्टाइल में लिखी गई है, इलेबोरेट इन इट्स स्टैंजाइक स्ट्रक्चर इज, ठीक है, तो ये कौन सी पोइम की यहाँ पे बात हो रही है, एन एलजी, अ लिरिक पोइम, एन ऑड, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। सो जो ऑड होती है आपकी वो एक लिरिक पोइम होती है, ठीक है, लिरिक से थोड़ी बड़ी होती है तो इसीलिए इसको ऑड बोलते हैं, और ये इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सीरियस होता है, एलिवेटेड स्टाइल में इसको लिखा जाता है, इलेबोरेट स्टेंजाइक स्ट्रक्चर, यानी स्टेंजा जो होती हैं इसकी उनको भी इलेबोरेट वे में लिखा जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बड़ा इलेबोरेटेड होता है। सो सी इज द राइट आंसर। दिस सेंटेंस, आई एम गोइंग टू बी ए टीचर व्हेन आई ग्रो अप, ठीक है, इसमें आपको सेंटेंस बताना है कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सो आई एम गोइंग टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप इज अ फ्यूचर टेंस, ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, the sentence, in 2004, a disease destroyed crops in one village is a, ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको सेंटेंस बताना है कि 2004 में एक डिसीज़ ने एक गांव में एक फसल को क्या किया था, बर्बाद कर दिया था, डेस्ट्रॉयड। सो यहाँ पर कौन सा टेंस है इसके अंदर बताना है। योर ऑप्शंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर टेंस, ठीक है। 2004 की बात हो रही है, सो ये पास्ट टेंस है, ठीक है, और अ डिसीज डेस्ट्रॉयड, सो यहाँ V2 का यूज़ हुआ है, सो V2 आपकी सिंपल पास्ट में यूज़ होती है, सो वी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 94, द सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़ इज़ अ, ठीक है, ये जो सेंटेंस है वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़, ये किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये, ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95, चार्ल्स डिकेंस वॉज ए, चार्ल्स डिकेंस थे विक्टोरियन पोइट, नोवलिस्ट, क्रिटिक, साइंटिस्ट, ठीक है, कौन थे ये, विक्टोरियन पोइट थे, नोवलिस्ट थे, क्रिटिक थे, साइंटिस्ट थे। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो इनका अगर एज देखा जाए तो विक्टोरियन है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ भी ये क्वेश्चन भी एक तरह से सही लग रहा है कि विक्टोरियन थे चार्ल्स डिकेंस, और क्योंकि वो नोवलिस्ट थे, ठीक है, पोइट नहीं थे, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो ये वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये विक्टोरियन नोवेलिस्ट हैं, है ना, सो बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अगर ये पोइट होते ना विक्टोरियन तो ए या बी दोनों सही करके ऐसे करके ऑप्शन आता। नेक्स्ट है 96, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन दी अलर्ट, ठीक है, इस फ्रेज़ का मीनिंग आपको बताना है, ऑन दी अलर्ट, रेडी टू एक्ट, डिपेंड ऑन पुलिस, डिपेंड ऑन अदर्स, नन ऑफ दी एबव। सो ऑन दी अलर्ट का मतलब होता है रेडी टू एक्ट, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ द सिनोनिम ऑफ एपैथेटिक, एपैथेटिक का आपको सिनोनिम बताना है, हॉस्टिल, कैलस, रिपल्सिव, ऑमिनस, ठीक है, सो पैथोस से आया ये वर्ड, पैथोस मतलब होता है फीलिंग, और ए के नेगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक है, अगर ए का मतलब होता है नॉट, सो एपैथेटिक इज़ अ पर्सन हु हैज़ नो फीलिंग,
ऐसा व्यक्ति ये होता है उदासीन टाइप का, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। इसका सिनोनिम हो जाएगा कैलस। नेक्स्ट है 98। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फोल्डर। ठीक है, गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है वो जिसमें हमें एक करेक्टर मिलता है विलियम फोल्डर जिसका नाम है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके लॉयल्टीज, द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस एंड स्टाइफ। ठीक है, तो ये सभी प्ले गाल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन हमसे आपका जो सिलेबस है उसमें इनका जो प्ले है जस्टिस दिया गया है, जो 1910 यानी कि 1910 में आया था। और इसके अंदर इंग्लिश लीगल सिस्टम को दिखाया गया है, यानी कि इंग्लैंड की जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है उस पर गाल्सवर्दी ने प्रकाश डाला है। तो ये जो करेक्टर है ये जस्टिस में हमें दिखाई देता है, जो कि इंग्लिश लीगल सिस्टम का शिकार हुआ है। सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जस्टिस, इसे याद रखना। ये 1910 में इनका पब्लिश हुआ था प्ले और बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99। हु रोट, किसने लिखा था अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज, कि हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग वो होते हैं दैट टेल ऑफ अवर सैडेस्ट थॉट, जो हमारे सैडेस्ट थॉट बताते हैं। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है ये बताना है। पीबी शैली, रॉबर्ट साउदी, कार्डिनल न्यूमैन, एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, सो ये पीबी शैली की ब्यूटीफुल लिरिक है टू अ स्काई लार्क, वहाँ से ये लाइन ली गई हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट। और ये कई सारे एग्जाम्स के अंदर ये लाइन्स पूछी गई हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पीबी शैली, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आ गया 100। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, या फोर सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है वो बताना है। सो द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग। ठीक है, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज़ शॉकिंग। न्यूज़ न्यू लिख दिया, यहाँ तो न्यूज़ है ही नहीं, तो गलत ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज़ शॉकिंग और नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आएगी, सो इज शॉकिंग हो जाएगा। सो बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। जैसे ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड। ठीक है, वो उनमें से एक है, मतलब उन लड़कों में से एक है जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, यानी विक्ड जो होते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु इज़ विक्ड। सो यहाँ पर भी वही है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना कौन सा करेक्ट है, हु आर होगा या हु इज़ होगा। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु इज़। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय दे दिया है, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए हैं ना, क्योंकि ऑफ के बाद ये जो नाउन आता है ना ये प्लूरल होता है हमारा हमेशा। तो यहाँ पे बॉयज़ है, ये ठीक है। अब यहाँ पर देख लो हु के बाद क्या आएगा, तो ये जो हु क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ठीक है, इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन का। इसके आगे वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है, तो ये प्लूरल हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल है। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट है 102। ही सैड ही डिड नॉट बिलीव मी। उसने कहा था, क्या कहा था, ही डिड नॉट बिलीव मी, वो मुझ में विश्वास नहीं करता। तो डिड नॉट यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट है। अगर इसका डायरेक्ट जो बना होगा वो क्या होगा, डिड नॉट, मतलब डिड नॉट क्या है, सिंपल पास्ट होता है। तो जो मतलब जो डायरेक्ट होगा ना उसमें सिंपल प्रेजेंट आया होगा, तभी यहाँ पर डिड नॉट हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर पढ़ के कौन सा ऑप्शन सही है। हिज रिप्लाई वॉज दैट ही वुड नॉट बिलीव मी, ही रिप्लाई नेवर, ही सैड टू मी आई डोंट। तो ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा था आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम्हें मतलब, ठीक है, आई डोंट बिलीव यू। सो यहाँ पे ये डोंट का यहाँ पर डिड नॉट हो गया है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। सो सी इज़ दी राइट आंसर। बाकी तो सब गलत ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर राम सैड ही वॉज वेरी बिजी देन, कि वो उस समय बहुत बिजी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा सही है। राम सैड आई एम वेरी बिजी नाउ। ठीक है, सो आई एम वेरी बिजी नाउ, इसका अगर आप चेंज करोगे, इनडायरेक्ट बनाओगे, तो क्या बनेगा, आई चेंज हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई का ही हो जाएगा, एम वाज में चला जाएगा, वेरी बिजी और नाउ का देन हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये सिंपल मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हम पास्ट में इसको बनाते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। बाकी यहाँ पर है परफेक्ट कंटिन्यूस है ये। ठीक है,
और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 104, सेलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप, ठीक है। सो आपको करेक्ट पंचुएशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि किस सेंटेंस में करेक्ट पंचुएशन मार्क दिए हुए हैं, ठीक है। सो मैरी हैज़ ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, कॉमा, फिर हाउएवर द कंपटीशन फॉर द जॉब इज़ इंटेंस, ठीक है। अब नीचे वाला ऐसे ही दिया हुआ है, मैरी हैज़ ऑफर टू टीम दिस, यहाँ भी कॉमा, यहाँ सेमी कॉलम दे रखा है, ठीक है। सेमी कॉलम ये वाला होता है, ये कॉमा होता है, ये फुल स्टॉप होता है। इस तरीके से हमें देखना होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, कौन सा मतलब कहाँ पर कौन सा मतलब मार्क लगेगा, ये होता है आपका पंचुएशन, ठीक है। सही मार्क लगाना होता है आपको। मैरी हैज़ ऑफर टू कोच द टीम दिस ईयर, यहाँ पर कॉमा है, हाउएवर, यहाँ पर हाउएवर के बाद कॉमा नहीं आया, जबकि आना चाहिए, तो ये गलत है। मैरी हैज़ ऑफर टू कोच द टीम दिस ईयर, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा, ये भी गलत है, यहाँ पे कॉमा ज़बरदस्ती का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो मेरे अकॉर्डिंग है ना, ये वाला करेक्ट है, बी वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिस ईयर सेमी कॉलन, देन आपका ये एडवर्ब आ गया यहाँ पे कंजंक्टिव एंड कॉमा एंड फिर ये, ठीक है। और ऊपर वाला भी गलत है। वैसे ऊपर वाला इसमें दे रखा है सही, बुक के अकॉर्डिंग ऊपर वाला सही है, मेरे अकॉर्डिंग बी वाला सही है। आप देख लो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। नेक्स्ट है 105, हर इम्पैचुअस बिहेवियर वॉज एट्रीब्यूटेड टू हर अपब्रिंगिंग। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है, आपको आपको इसका सब्स्टिट्यूट बताना है बेसिकली। सो देखो यहाँ पर स्विफ्ट है, रैश है, क्वाइट एंड जेंटल, स्लूगिस, क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो बिहेवियर है, बिहेवियर कैसा होगा, क्वाइट एंड जेंटल बिहेवियर, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर, क्वाइट एंड जेंटल बिहेवियर वॉज एट्रीब्यूटेड टू हर अपब्रिंगिंग। नेक्स्ट है 106, नज़ीम एज़िकल बिलोंग टू दी डैश कम्युनिटी, ठीक है। सो नज़ीम एज़िकल किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये बताना है, क्रिश्चियन है, पारसी, ज्यूइश, मुस्लिम। सो ये एक ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है, मुंबई में एक मराठा ज्यूइश कम्युनिटी थी, बेन इसराइल जिसका नाम था, बेन इसराइल, ठीक है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 107, द पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेटर इज टू एक्सप्रेस अ कंप्लेन एंड रिक्वेस्ट स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है। सो ये ऑप्शंस हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट लेटर, सेल्स लेटर, इंक्वायरी लेटर या क्लेम लेटर, ठीक है। सो ये क्लेम लेटर होते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108, अ मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस, ठीक है, सिलेबल ऑफ टू लाइन्स ऑफ वर्स इज कॉल्ड, ठीक है। मोनो राइम, फेमिनाइन राइम, मैस्कुलाइन राइम, आई राइम। सो फाइनल स्ट्रेस वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम मैस्कुलाइन राइम, ठीक है। मैस्कुलाइन जो राइम होती है उसके फाइनल सिलेबल पर क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और अगर वो फाइनल जो स्ट्रेस है वो अगर अनस्ट्रेस आ गया तो फेमिनाइन राइम हो जाएगी, ठीक है। सो फेमिनाइन राइम में अनस्ट्रेस होता है सिलेबल फाइनल वाला, और मैस्कुलाइन में आपका स्ट्रेस लेवल आता है लास्ट में। जैसे आपका एग्जाम्पल है वहाँ पर, ये वर्ड्सवर्थ की अगर आपने पोइम पढ़ी हो तो मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है 109, द टर्म कर्टेल सोनेट वॉज कॉइंड बाय। तो यहाँ पे टर्म पूछा आपसे, कर्टेल सोनेट किसने कॉइन किया था, जॉन मिल्टन, विलियम ब्लैक, गेरार्ड मैनली हॉपकिंस, मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। सो ये जो टर्म है कर्टेल सोनेट वाज कॉइंड बाय गेरार्ड मैनली हॉपकिंस, ठीक है, इनके द्वारा इसको कॉइन किया गया, गेरार्ड मैनली हॉपकिंस के द्वारा, ठीक है। 10.5 लाइन की ये सोनेट होती है, एंड कभी कभी इनका नाम शॉर्ट मतलब फॉर्म दी हुई होती है, GM हॉपकिंस, ठीक है। सो आप ध्यान रखना, GM हॉपकिंस। नेक्स्ट है 110, लॉर्ड क्लाइव वॉन हिज लॉरल्स इन द बैटल ऑफ प्लासी। सो ठीक है, इसका सब्सटीट्यूट क्या होगा यहाँ पे, फॉर्ट ब्रेवली, defeated his enemies, acquired distinction, overpowered his enemies, so acquired distinction. So C is the right answer. Next है 111, a good teacher should have the gift of the
गिव। एक अच्छे टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, गिफ्ट ऑफ द गिव, मतलब बोलने का टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है। जो स्पीकिंग टैलेंट होता है उसको गिफ्ट ऑफ द गिव बोलते हैं। नेक्स्ट है 112, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ बतानी है, स्टाफ क्वार्टर। तो यहाँ पे तो स्टफ है, या नन ऑफ दी, स्टाफ क्वार्टर, QUARTERS, ये वाला ठीक है, ठीक है, आपका ए वाला करेक्ट है। यहाँ भी आपको स्पेलिंग बतानी है करेक्ट, विच इज़ दी करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी करेक्ट है, विवॉक की कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो VOU और AC लास्ट में आता है, ठीक है, AC। अब देख लो यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, AC यहाँ पर आया हुआ है, C सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 114, द फिगर ऑफ स्पीच, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ठीक है। यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, ठीक है। सो यहाँ पर हाइपरबली का यूज़ हुआ है, ठीक है। हाइपरबली कैसी फिगर ऑफ स्पीच होती है, जिसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बोला जाता है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अरब के सारे परफ्यूम भी अगर इस हाथ पर मतलब उड़ेल दिए जाएं, फिर भी इस हाथ की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, जो आपके सिलेबस में है, विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ, ठीक है। तो वहाँ से ये लाइन ली गई है। तो इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच बनता है हाइपरबली। और अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए तो ये स्टेटमेंट है आपका लेडी मैकबेथ का, ठीक है, लेडी मैकबेथ बोलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 115, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवील अ काइंड ऑफ ट्रूथ, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है दिखने में, बट एक टाइप का वो ट्रूथ रिवील करता है। सो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारा, आयरनी, पैराडॉक्स, ओनोमेटोपोइया, पैराडॉक्स, सिबली। तो पैराडॉक्स क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जैसे फ्रीडम इज स्लेवरी, तो मतलब फ्रीडम स्लेवरी कैसे हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको डीकोड करेंगे तो उसमें एक तरीके का सत्य छुपा हुआ होता है ना। तो इस तरीके के जो पैराडॉक्स स्टेटमेंट, मतलब पैराडॉक्सिकल जो स्टेटमेंट होते हैं वो सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी होते हैं, मतलब जो जो दिखते हैं, मतलब जो चीज़ लिखी होती है ना उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक अगर अगर हम उसको डीप उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक तरह का वो सच बता रहे हैं, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। फिर 116 से 120 आपका पैसेज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। सो वहाँ पर आपको एक पैसेज मिलेगा करने को। सो ये यहाँ पर वीडियो पोज करके आप इसको रीड कर लो पैसेज को। ठीक है। सो 116 से 117, 18, 19, 20, ये सब क्या है आपके क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर सबसे पहले अगर आपके पास टाइम कम हो तो क्वेश्चंस को फटाफट से पढ़ लो, देन पैसेज पर जाओ। और फिर जब पैसेज पर आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएंगे वहाँ पर, फिर उनको अंडरलाइन कर लो और फिर से आप आंसर पर आ जाओ और फिर देखो कि आपने जिन वर्ड्स को, जिन लाइंस को अंडरलाइन किया है वो आपके आंसर से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के और वोकेब से भी आ जाते हैं, तो वो तो ऐसे ही हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आंसर लिस्ट दे रखी है मैंने, ये आंसर भी यहाँ पे दिखा दिए हैं इस सेट के आपको। तो अपने मैच कर लेना लास्ट में 116 से लेके 120 कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें सही हैं, ठीक है। सो गाइज ये था प्रैक्टिस सेट 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।